दोस्तों नमस्कार। एक अंतराल के बाद आपसे आज फिर से मुखातिब हूँ। मैं अभी देख रहा था कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर के ज़्यादा ही एग्रेसिव है और मेरे मन में ये विचार आ भी रहा था कि इस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊं। तो अभी लगता है तफसील से शायद वीडियो ना बना पाऊं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर डिस्कस करना चाह रहा था कि दरअसल कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, टीएमसी जैसी पार्टी जो उसको उसकी औकात बताने का प्रयास कर रही है, ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। आप 1985 के पहले या 1985 तक का देश का एक पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये महसूस पाएंगे कि लगभग 85 तक कांग्रेस का पूरे देश पर हुकूमत था। जितने राज्य थे वहाँ कांग्रेस की लगभग कांग्रेस की ही सरकारें थी और केंद्र में तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन 85 के बाद ये चीज़ें कम होती चली गई, यानी कि जो वोट परसेंटेज था कांग्रेस की तरफ वो लगातार कम होता गया। वोट परसेंटेज कम होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लोकसभा, सब जगह पे आपकी उपस्थिति कम होती चली गई। और आज स्थिति ये है कि आप 52-53 सीटों को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तुर्रा ये कि ममता बनर्जी जो एक ज़माने में कांग्रेस में ही थी, वो आपको आपकी औकात दिखा रही है। वो कहती है कि 300 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अगर 30 सीट भी आ जाए, 40 सीट भी आ जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। इतना ही पर नहीं रुकती है, वो ये भी कहती है कि आपकी हैसियत है तो आप जाइए बनारस में जाके बीजेपी का मुकाबला कीजिए। तो ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत इसलिए आ गई कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है ये लगातार कमज़ोर होता चला गया। बीच बीच में क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। प्रशांत किशोर ने बड़ी लंबी बातचीत की थी सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, प्लस कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं से जिनका कद इनसे थोड़ा नीचे है। इन तीनों का जो मैंने नाम लिया, प्रशांत किशोर की अपनी फाइंडिंग ये रही कि साहब कांग्रेस को ओवरहोलिंग की ज़रूरत है। संगठन का जो ढांचा है इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी बहुत पुरानी है, 150 साल लगभग पुरानी पार्टी हो गई है। और अगर कोई मकान भी 150 साल पुराना है तो आप देखते हैं समय समय पर अगर उसको मेंटेन नहीं किया जाए, हल्का सा तूफान आता है, भूकंप आता है तो वो मकान जमींदोज हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थिति भी वही है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी हो गई है, लेकिन कहाँ बीजेपी कहाँ कांग्रेस। 1980 में 1980 में बीजेपी का गठन हुआ और वो 303 सीट लेकर के 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और आप 1869 की पार्टी है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में सही कर दीजिएगा। A.O. ह्यूम ने 1869 में कांग्रेस की स्थापना की थी। ये 2024 है, ऑलमोस्ट 125 साल हो गए और आपके पास 52 सांसद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को चुनाव की राजनीति, जीतना हारना, इससे अगले 10 साल के लिए, 12 साल के लिए खुद को अलग रखना पड़ेगा। और कांग्रेस में नए लोग नहीं आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। नए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर स्टडी होनी चाहिए। कांग्रेस के अपने खाने में जो चर्चा होती है, जो रिसर्च किया जाता है, जो डिस्कशन किया जाता है, उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये पांव छू करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। प्रोफेशनल्स को हायर कीजिए और वो अगर तीखी टिप्पणी करते हैं तो उसको स्वीकार कीजिए। प्रशांत किशोर ने क्या किया? प्रशांत किशोर ने 2 महीने तक लगातार उनकी मीटिंग चलती रही। उन्होंने कहा कि देखिए, आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको
संतोष करना पड़ेगा कि आप अगले 10 साल तक चुनाव लड़े या हारे, इसके कोई भी परिणाम आपके मनोबल को डेमोरलाइज ना करें, हतोत्साहित ना करें। संगठन का जो ढांचा है इसको आपको करना पड़ेगा मजबूत, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही पॉलिटिकल विंग है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्जनों अन्य विंग भी हैं। तो आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उन आनुषंगिक संगठनों की भी बात कर रहा हूँ जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अभी लेटेस्ट आप एग्जांपल देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो इन्विटेशंस देने थे, तो बीजेपी ने तो हाथ खड़ा कर दिया कि भाई इतना मेरे पास है नहीं मैन पावर। तो संघ ने अलग अलग आनुषंगिक इकाइयों को इस काम में लगाया। लोग इंडिविजुअली गए, मिले, जय श्री राम बोला और इन्विटेशन दिया, पीला अक्षत दिया, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो झुमरी तिलैया हो, चाहे वो रांची हो। इंडिविजुअली आदमी जा जा करके इन्विटेशन दिया है। ये मैन पावर मैनेजमेंट कांग्रेस को संघ से सीखनी चाहिए। आप संघ की विचारधारा को मानिए न मानिए, वो क्यों मानेंगे आप तो डे वन से उसके विरोधी हैं। लेकिन अगर मैन पावर का मैनेजमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, और एक अच्छी चीज़ है, मैनेजमेंट का फंडा है कि आप कहीं से भी कुछ भी अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, तो कांग्रेस को सीखना चाहिए। दूसरी बात, ये जो भाई भतीजावाद है या वंश है, परंपरा है, इससे भी कांग्रेस को निकलना पड़ेगा। बीजेपी का क्या है? बीजेपी मार्केट के हिसाब से, मार्केट का मतलब मैं उपभोक्ता लेन देन की वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट का मतलब वो वोटर्स जो आपको वोट देते हैं उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करके चलती है। देखते हैं मोदी जी बीच बीच में जो भाषण दे रहे हैं, तो मेरे परिवारीजन, पहले देशवासियों बोलते थे, फिर परिवारीजन बोलते थे, और वो वोटर्स नहीं बोलते। इसके पहले वो देशवासियों के बारे में बात करते थे, बहनों भाइयों के बारे में बात करते थे, अभी भी बोलते हैं। और बहनों भाइयों देशवासियों से उनकी परंपरा आगे बढ़ गई एक स्टेप, अब वो हो गया परिवारीजन। ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। फिर एक चीज और आपको इसमें ऐड करके बता दूं, अब वो वोटर्स की बात करते हैं, लेकिन वोटर्स को गारंटी शब्द का इस्तेमाल करके बता रहे हैं। वो गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। देश के जितने भी समाचार पत्र हैं जिनको डीएवीपी का विज्ञापन मिलता है, उसमें स्काई बस चल रहा है। हर अखबार के फ्रंट पेज पे मास्टहेड के नीचे मोदी सरकार की गारंटी। वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा, न्यूज़पेपर्स में भी दिख जाएगा, यूट्यूब में भी दिख जाएगा। अब ये मोदी सरकार की गारंटी, तो मोदी ने अपने आप को इस माहौल के हिसाब से ढाला कि देश का प्रधानमंत्री गारंटी दे रहा है कि ये काम होना है तो ये काम होगा। गारंटी का मतलब चांद टरे सूरज टरे न मोदी वचन, यानी कि वो होना है। वो विश्वास पैदा कर रहे हैं लोगों के भीतर में, कह रहे भाई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, अगर वो कर रहे हैं तो ये काम होगा। कांग्रेस इस किस्म के परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करती है। राहुल गांधी भी गारंटी की बात करते हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, 5 गारंटी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ गारंटी हो पाती है। आप कहते हैं कि कैबिनेट के, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश का, अभी जब 2018 में चुनाव हुआ था और कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि किसानों का जो कर्जा है वो माफ होगा। नहीं हुआ, बाद में हुआ, और ऐसा हुआ कि कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। तो ये जो मनसा वाचा कर्मणा आप अगर नहीं बनेंगे तो आपको लंबा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जो अपोनेंट पार्टी है, आपकी जो विरोधी पार्टी है, वो बोलती कम है करती ज़्यादा है। अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें हो गई,
योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में जो शानदार व्यवस्था है उससे मोदी भी प्रसन्नचित्त है। तो उन लोगों ने बहुत ढोल नहीं पीटा, लेकिन काम इतना बढ़िया कर दिया कि लोगों ने कहा वाह यार, एक नंबर हम लोग का वेलकम हुआ, एक नंबर ये हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस को समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। कांग्रेस की प्राण प्रतिष्ठा महात्मा गांधी में है, या महात्मा गांधी को कांग्रेस मानती है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, मानिए। लेकिन आज के दौर में 2024 में कांग्रेस को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आप दीजिए। आपने अक्सर टीवी के डिबेट्स देखे होंगे, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता जैसे सुप्रिया सिरने तो हो गई, या दो चार और भी नाम हैं, वो एक राजपूत साहब हैं, वो तो मतलब 5-6 प्रवक्ता ऐसे हैं जो बीजेपी को डिफेंड करते हैं बहुत बढ़िया और अटैकिंग मूड में भी रहते हैं। लेकिन कमोबेश अन्य चैनल पर आप जाइएगा तो जो प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के सवालों का जवाब देने से हिचकते हैं, खुल करके बोल नहीं पाते हैं, या बोलते हैं तो उनमें बहुत क्लियरिटी नहीं रहती है, वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। तो आपका जो मीडिया की टीम है इसको और ज़्यादा ऑफेंसिव करना पड़ेगा, अटैकिंग बनाना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जाहिर सी बात है, संसाधन की बात होती है, ये सारी चीज़ें बीजेपी के पास तो भरा हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी किताब से देख करके या किसी रिपोर्ट को पढ़ करके मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना मानना है। पिछले 30-35 साल से पॉलिटिक्स को तो हम लोग समझ रहे हैं, और उसमें भी प्रशांत किशोर जैसे रणनीति बनाने वाले चुनाव को लेकर के अगर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं तो इसका एक मतलब है, और इस मतलब को समझने की आवश्यकता है। तो अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, तो कांग्रेस के नेतृत्व को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है कि 2024 ही नहीं, जीवन में कभी भी आने वाले टाइम में तो मान करके चलिए कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल में इलेक्शन होने हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस यही दो नेशनल पार्टियां रहेंगी। बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं कहीं ना कहीं समाहित हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मेरी इच्छा क्या है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस को लेकर मेरी इच्छा ये है कि 1985 के पहले कांग्रेस की जो रंगबाजी थी, जो रुतबा था, जो रुआब था, वो लौटे। चुनाव जीतना हारना ये पार्टी के हाथ में नहीं होता है, ये जनता जनार्दन मालिक है। वोटर्स दे डिसाइड हु हैज़ टू विन, हु हैज़ टू लूज। लेकिन आप अगर एक मजबूत विपक्ष भी बनते हैं, यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में है, तो अगर लुंज पुंज विपक्ष होगा तब तो मज़ा नहीं आएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए अपोजिशन का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मतवाले हाथी को अंकुश से महावत कंट्रोल करता है। मेरी इच्छा ये है कि कांग्रेस पूरे देश में तो है ही, ये मजबूत हो, और ये टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिनकी कांग्रेस के सामने 2% की हैसियत कभी थी या नहीं थी भगवान जाने, आप लोग तय कीजिएगा। अगर वो लोग आज कहते हैं कि इन लोगों को औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, कांग्रेस की हैसियत नहीं है, सुनकर के खराब लगता है। समय है, कांग्रेस को एक परिवर्तन की ज़रूरत है, तो कांग्रेस परिवर्तन कर लेगी तो कांग्रेस फिर से हिस्ट पुष्ट बच्चे की तरह दंगल में आकर के ताल ठोकेगी। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को अगर परिवर्तित नहीं किया, और मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2034 तक अभी समय है। राहुल गांधी ऊर्जा से भरपूर हैं, प्रियंका गांधी हैं, और इसके अलावा बहुत सारा नेता लोग ऐसा है जो आज की तारीख में कांग्रेस की बेहतरी चाहता है। उनको मौका देने की ज़रूरत है।
ये जो बुढ़ऊ टाइप के लोग बैठे हुए हैं, आप इनको भी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की तरह एक साइड में रखिए, और जो नया खून है, जो नए लोग हैं 30, 35, 40 साल वाले, उनको फ्रंट में लाइए, उनको लीडरशिप दीजिए, उनके कंधों पर विश्वास कीजिए, उनके आईक्यू लेवल पर भरोसा कीजिए, जो गाइडलाइन देना है गाइडलाइन दीजिए, दैट विल वर्क। और कांग्रेस का जो अच्छा समय है, जो कि शुरू से रहा है, वो फिर से आएगा। मैं मानता हूँ कि हाल के दिनों में कांग्रेस में भी क्षरण हुआ है। पहले G23 बना, उसके बाद तमाम तरह की बातें हो गई। अपने कार्यकाल में 2-3 ही मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष देखे अपने अब तक के होश संभालने के बाद के जीवन में। एक सीताराम केसरी थे, और अभी मैं देख रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको नहीं लगता है कि 30-35 साल का एक व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने तो कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी? सोच कर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।